उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। चार धाम की यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, लेकिन हेली सेवाओं का संचालन 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू किया जाएगा, जिसको देखते हुए बाबा केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, जिसके लिए यूकाडा और IRTC ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में हेली सेवाओं की बुकिंग के लिए जल्द ही IRTC को वेबसाइट से लिंक किया जाएगा। इसी यात्रा सीजन के दौरान 2 मई से केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से हेली सेवा का संचालन शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो यात्री हेली सेवाओं के जरिए बाबा केदार के दर्शन करने जाना चाहते हैं, यात्री IRTC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। वहीं यूकाडा की CEO ने बताया कि इस बार सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी और पिछले साल भी साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए थे। देहरादून में SSP ने समीक्षा बैठक की। आपको बता दें, SSP देहरादून द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। अपराधों की समीक्षा कर लंबित घटनाओं के अनावरण के निर्देश दिए गए। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा कर शिथिलता बरतने वाले थाना प्रभारियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। SSP देहरादून द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। अपराधों की समीक्षा कर लंबित घटनाओं के अनावरण के लिए निर्देश दिए गए। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की गई और साथ ही समीक्षा कर शिथिलता बरतने वाले थाना प्रभारियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी चेतावनी भी दी गई। देहरादून राजधानी में ट्रैफिक जाम बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। शहर में जगह जगह जाम लगना आम हो गया है। आलम यह है कि दिन भर में सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं शहर में दिनों दिन बढ़ती वाहनों की संख्या पुलिस महकमे के लिए सिरदर्द बन चुका है। वर्तमान में पुलिस महकमे के आगे सबसे बड़ी चुनौती शहर में बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करना है। वहीं SSP देहरादून अजय सिंह का कहना है कि ट्रैफिक के लिए बड़ी चुनौती है, खासकर अब टूरिस्ट सीजन शुरू हो जाएगा, चार धाम यात्रा भी चलने वाली है। उन्होंने कहा कि देहरादून एजुकेशन हब है, लाखों की संख्या में विद्यार्थी यहां पढ़ते हैं, जिसको देखते हुए हमने ट्रैफिक लाइटों को भी बढ़ाया है। ऑटोमेटिक चालान के साथ ओवर स्पीडिंग गाड़ियों को चिन्हित कर उन पर चालान भी करते हैं। कप्तान ने आगे कहा कि ट्रैफिक की समस्या को लेकर जिला प्रशासन के समक्ष रखा गया है, जिससे भविष्य में ट्रैफिक पर कंट्रोल किया जा सके। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। शहर में जगह जगह जाम लगना आम हो गया है। आलम यह है कि दिन भर में सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और वहीं शहर में दिनों दिन बढ़ते वाहनों की संख्या पुलिस महकमे के लिए सिरदर्द बन चुका है। वर्तमान में पुलिस महकमे के आगे सबसे बड़ी चुनौती शहर में बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करना है। वहीं SSP देहरादून अजय सिंह का कहना है कि ट्रैफिक के लिए बड़ी चुनौती है, खासकर अब टूरिस्ट सीजन शुरू हो जाएगा, चार धाम यात्रा भी चलने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि देहरादून एजुकेशन हब है, लाखों की संख्या में विद्यार्थी यहां पढ़ने आते हैं, जिसको देखते हुए हमने ट्रैफिक लाइटों को भी बढ़ाया है। ऑटोमेटिक चालान के साथ ओवर स्पीडिंग गाड़ियों को चिन्हित कर उन पर चालान भी करते हैं। कप्तान ने आगे कहा कि ट्रैफिक की समस्या को लेकर जिला प्रशासन के समक्ष रखा गया है, जिससे भविष्य में ट्रैफिक पर कंट्रोल किया जा सके। ट्रैफिक कंट्रोल के कई एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो हम जो अपनी ट्रैफिक लाइट्स हैं उनको इनेबल करें AI बेस्ड, जो कि हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में व्यवस्था है अभी, जिससे एक पर्टिकुलर स्ट्रेच का पॉज हो सके और वो जो पॉज है उसको मैनेज करना बहुत आवश्यक है। इसी से हमारा जो स्मूथ मूवमेंट है डिफरेंट डायरेक्शंस में वो इनेबल हो सकेगा। सेकंड, कई सारे जंक्शंस पे ट्रैफिक लाइट्स अभी तक नहीं थी, तो अभी हमने 11 ट्रैफिक लाइट्स नई सेंक्शन कर दी हैं। उनका बिड आउट भी हो चुका है एंड सिविक अवेयरनेस की भी आवश्यकता है और यंगस्टर्स को काउंसलिंग की आवश्यकता है कि दे शुड स्विच ऑन टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
तो ये कुछ बहुआयामी एस्पेक्ट्स हैं, इन सब को हमें इनकलकेट करना पड़ेगा टू रिड्यूस ट्रैफिक न्यूसेंस इन अवर सिटी। रुद्रप्रयाग नगर सहित जिले के ग्रामीण इलाकों में पानी का संकट गहराने लगा है। आलम यह है कि प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी की कमी के चलते जल विभाग को पेयजल आपूर्ति को लेकर टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीण इलाकों में हो रही है, जहां पैदल चलकर ग्रामीणों को पीठ पर पानी ढोना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जंगलों में लग रही आग भी पेयजल स्रोतों के सूखने का कारण माना जा रहा है। वहीं अनीश पिल्लई, अधिशासी अभियंता जल संस्थान, ने कहा कि पानी की किल्लत के कारण ग्रामीण वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश नहीं होने और गर्मी के बढ़ने की वजह से जल संकट और गहराता जा रहा है। रुद्रप्रयाग नगर सहित जिले के ग्रामीण इलाकों में पानी का संकट गहराने लगा है। आलम यह है कि प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी की कमी के चलते जल विभाग को पेयजल आपूर्ति को लेकर टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीण इलाकों में हो रही है, जहां पैदल चलकर ग्रामीणों को पीठ पर पानी ढोना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जंगलों में लग रही आग भी पेयजल स्रोतों के सूखने का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। वहीं अनीश पिल्लई, अधिशासी अभियंता जल संस्थान, ने कहा कि पानी की किल्लत के कारण ग्रामीण वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश नहीं होने और गर्मी के बढ़ने की वजह से जल संकट और गहराता जा रहा है। देहरादून में गर्मी की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। अप्रैल के शुरुआती दिनों से गर्मी की तपिश मैदान से लेकर पहाड़ तक लोगों को परेशान करने लगी है। हालांकि मंगलवार को प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में मौसम बदलने की संभावना है, लेकिन मैदानी इलाकों में राहत के आसार कम है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों की बात करें तो पर्वतीय इलाकों में 11 अप्रैल तक मौसम बिगड़ने के आसार हैं। प्रदेश भर के अधिकतर हिस्से में बिजली चमकने के साथ कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दून का अधिकतम तापमान 35 के पार रहा। इसके चलते रात के न्यूनतम तापमान में भी इजाफा देखने को मिला। देहरादून में उत्तराखंड में बनेगी स्पोर्ट्स अथॉरिटी। उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए नेशनल गेम्स के बाद राज्य सरकार अब खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर सदुपयोग करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड खेल विभाग प्रदेश में 23 खेल अकादमियां स्थापित करने जा रहा है, जिनका उद्देश्य प्रतिभावान खिलाड़ियों को तलाश कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। इन अकादमियों में राज्य के उन होनहार लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाएगी जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता है। खास बात यह है कि इन अकादमियों का संचालन उत्तराखंड खेल विभाग द्वारा किया जाएगा। इसमें अनुभवी कोच, प्रशिक्षक और अन्य खेल विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा, जो खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देंगे। इससे प्रदेश में खेलों की गुणवत्ता में सुधार होगा और अधिक से अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना सकेंगे। उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए नेशनल गेम्स के बाद राज्य सरकार अब खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतर सदुपयोग करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड खेल विभाग प्रदेश में 23 खेल अकादमियां स्थापित करने जा रहा है, जिनका उद्देश्य प्रतिभावान खिलाड़ियों को तलाश कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। इन अकादमियों में राज्य के उन होनहार लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाएगी जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता है। खास बात यह है कि इन अकादमियों का संचालन उत्तराखंड खेल विभाग द्वारा किया जाएगा। इसमें अनुभवी कोच, प्रशिक्षक और अन्य खेल विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा, जो खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देंगे। इससे प्रदेश में खेलों की गुणवत्ता में सुधार होगा और अधिक से अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना सकेंगे। देखिए, ये अकेडमी अगर जो आप जनरली जो भारत में अकेडमियां चल रही हैं वो खेल विभाग रन करता है। यहाँ भी कुछ इसी तरह का है कि खेल विभाग उसको रन करेगा और इसमें जो चीफ कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट,
ये जितने भी चीज ऐसी होंगी, ये सब की सब हम लोग जो है इनको पद को सृजित करके उससे लोगों को लाएंगे। जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से अकेडमी में वो पद सृजित होंगे। तो इससे हमारे खिलाड़ियों को न सिर्फ रूटीन में कोचिंग मिलेगी, बल्कि एक साइंटिफिक स्पोर्ट्स साइंस के सेंटर के साथ उनको एक साइंटिफिक कोचिंग भी मिलेगी। कहाँ स्थापित होंगे? अगर क्लस्टर में मानो तो पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग है, रुद्रपुर में हमारा साइकिलिंग का है, वॉलीबॉल है, ऐसे ही हरिद्वार में हमारा रेसलिंग कबड्डी का है, देहरादून सबसे बड़ा सेंटर हमारा बन के निकल रहा है, जिसमें कि हम तमाम जो आपने देखा हुआ शूटिंग गेम्स है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे एथलेटिक्स है, वेट लिफ्टिंग है, वो हमारे तमाम टोटल 23 गेम में मेजर गेम जो है वो देहरादून में। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी तमाम लोग नियमों की अनदेखी करते हैं और इससे दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में अब परिवहन विभाग नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती कर रहा है। नियमों की अनदेखी करने वालों पर ओवर स्पीड और अब परिवहन विभाग में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगने पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत कई वाहनों को सीज भी किया गया है और चालान भी काटे गए हैं। आरटीओ अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि अभियान चलाने के बाद भी कुछ लोग नियमों को पालन नहीं करते दिख रहे हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी तमाम लोग नियमों की अनदेखी करते हैं और इससे दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में अब परिवहन विभाग नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती कर रहा है। नियमों की अनदेखी करने वालों पर ओवर स्पीड और अब परिवहन विभाग में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगने पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत कई वाहनों को सीज भी किया गया है और चालान भी काटे गए हैं। आरटीओ अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि अभियान चलाने के बाद भी कुछ लोग नियमों को पालन नहीं करते हुए दिख रहे हैं। दिनेशपुर में अपराधियों पर नकेल की तैयारी की जा रही है। अपराधों को कम करने के लिए जयनगर में एक रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र द्वारा लोकार्पण किया गया। दिनेशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयनगर नंबर 4 में नया पुलिस चौकी रामनवमी के शुभ अवसर पर किया गया। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने पूजा पाठ हवन करके रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का लोकार्पण किया। दिनेशपुर थाना क्षेत्र में अधिक जनसंख्या होने के कारण आए दिन अपराध की संख्या बढ़ रही थी। इसको कम करने के लिए जयनगर नंबर 4 में नया पुलिस चौकी को आज लोकार्पण किया गया। पर पुलिस अधीक्षक और निहारिका तोमर ने बताया कि पुलिस चौकी खुलने से अपराधों की संख्या कम होगी और लोगों की सुनवाई जल्द होगी। रामनवमी के अवसर पर राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा विकास नगर बाजार में आयोजित पथ संचलन के कार्यक्रम के दौरान बाजार में स्थित जामा मस्जिद के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर भाईचारे का संदेश दिया। मुस्लिम लोगों ने भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और न दूरी है न खाई है, हिंदू हमारे भाई है जैसे नारे लगाकर सभी स्वयंसेवकों का स्वागत किया। हरिद्वार में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आपको बता दें कि हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र के इब्राहिमपुर मार्ग पर रविवार की देर रात एक केमिकल फैक्ट्री में आग पर दमकल कर्मियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया है। आग पर दमकल कर्मियों ने आखिरकार सुबह 6 बजे काबू पाया। जानकारी देते हुए हरिद्वार के अग्नि सुरक्षा अधिकारी बीरबल सिंह ने बताया कि रात 9 बजे के करीब बहादुराबाद क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया। आग इतनी विकराल थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। टीम द्वारा काफ़ी मशक्कत के बाद सुबह 6 बजे काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि अब तक सिर्फ एक जनहानि की सूचना मिली है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, जिसके बाद पूरी जानकारी साझा की जाएगी। गणपति केमिकल नाम से एक ये फैक्ट्री है, उसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर यहाँ फायर ब्रिगेड पहुँची है। इसमें 4-5 गाड़ियाँ अभी आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं। अभी आग पे लगातार आप देख रहे हैं कि आग को बुझाने का कार्य कर रहे हैं और आग काफ़ी बुझा भी ली गई, लेकिन अभी इसमें काम लगातार जारी है। कितने लोग फंसे होने की अभी इसकी पूर्ण जानकारी नहीं हो पाएगी, कितने लोग फंसे। एक व्यक्ति झुलसने की जानकारी मिली है, जिसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। हरिद्वार में खड़खड़ी शमशान घाट पर इन दिनों गंगा की धारा सूखी हुई है। गंगा में जल न होने के चलते दूर दूर से अपने
परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए लोग पहुंच रहे हैं और उनको निराश होना पड़ रहा है। साथ ही पूरी तरह से मृतक के कर्मकांड भी नहीं हो पा रहे हैं। यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा भागीरथी बिंदु पर मरम्मत कार्य किए जाने के बाद से करीब 1.5 महीने से ये धारा जलविहीन है, जिसकी वजह से कई लोग खड़खड़ी में अंतिम संस्कार न करके दूसरे शमशान घाटों का रुख करने को मजबूर हो रहे हैं। शमशान घाट समिति और स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को पत्र लिखकर जल छोड़ने की मांग की गई है। हालांकि मामला अभी तक हरिद्वार के डीएम की जानकारी में नहीं है। हम लोग अभी उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन गंगा जो है आज भी उत्तर प्रदेश के अधीन है और उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपने हिसाब से जो है गंगा जल को बंद करती है और छोड़ती है। और यहाँ पे आप देखें तो सीधे सीधे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। यहाँ पे जो है शमशान घाट में जो शव आते हैं सबको स्नान करने में सबसे बड़ी समस्या हो रही है। जो व्यक्ति अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पर आता है उसको सबसे बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि उसको गंगा स्नान करना होता है, वो गंगा स्नान नहीं कर पा रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद के हाईवे पर एक जंगली हाथी आ जाने से अफरा तफरी मच गई। एक जंगली हाथी श्यामपुर के जंगलों से निकलकर चहलकदमी करता हुआ बहादुरा के भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंच गया, जिसे देखकर सड़कों से गुजर रहे वाहन रुक गए। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। हाथी के पीछे वनकर्मी भी पहुंचे। हाथी को सुरक्षित सड़क पार ले जाकर जंगल की ओर खदेड़ दिया। गनीमत रही कि इस दौरान हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हरिद्वार फॉरेस्ट रेंज के रेंजर शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि एक जंगली हाथी अक्सर बहादुराबाद क्षेत्र का रुख करता है। वन विभाग इसकी रोकथाम के इंतजाम में जुटा हुआ है। चमोली में एक जली हुई कार के अंदर एक शव मिला। आपको बता दें, चमोली के जोशीमठ में तपोवन के पास नीति मलारी बॉर्डर रोड पर एक जली हुई कार के अंदर महिला के शव का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। घटना से दहशत का माहौल है। सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा, जिसने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। घटना स्थल पर एसडीएम जोशीमठ चंद्रशेखर वशिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक पहुंचे। जानकारी के मुताबिक ये घटना देर रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कर्नाटक राज्य से पंजीकृत कार संख्या KA01AG0590 में एक युवक युवती बीते शनिवार को सुबह घूमते हुए स्थानीय लोगों को दिखे थे। शुक्रवार को भी ये कार जोशीमठ में लोगों को घूमती हुई दिखी। ये कार संतोष कुमार सेनापति के नाम पर पंजीकृत है। कार में सवार महिला का शव जली अवस्था में अंदर मौजूद है, लेकिन महिला के साथ मौजूद पुरुष लापता है। ऐसे में लोग हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। जैसे मैं सुबह 6 बजे बाजार की ओर निकल रहा था तो मैंने देखा कि एक गाड़ी जली हुई है। जैसे मैं गाड़ी से उतरा तो उसके अंदर एक डेड बॉडी भी जली हुई थी। और 7 बजे के आसपास से मैंने सीधे 100 नंबर पर कॉल किया। उसके बाद मैंने और एसडीएम साहब जोशीमठ एसडीएम जिलाधिकारी को मैंने फ़ोन किया और फिर उसके बाद थाना अध्यक्ष जोशीमठ को भी फ़ोन किया और सभी को सूचित किया कि एक गाड़ी जली हुई है, उसके अंदर एक डेड बॉडी जली हुई है। और यह एक तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल पर इस तरह की घटना का होना बहुत निंदनीय है। एक थाना की मांग की है हमने कि यहाँ पे एक थाना खोला जाए और जिससे आने वाले जो श्रद्धालु सच्चे भाव से श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं, उस तरह की घटना उनको ना देखने को मिले। रुड़की में एक महिला ने गंग नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के सफरपुर गांव निवासी एक व्यक्ति की पत्नी की जान पर 3 तलाक इतना भारी पड़ गया कि महिला ने गंग नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद महिला की गंग नहर से शव बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें, सफरपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने सहारनपुर निवासी एक युवती को धोखा देकर निकाह किया था। आरोप है कि पति पहले से शादीशुदा था, जिसकी जानकारी पति ने महिला से छिपाई थी। जानकारी मिलने के बाद पत्नी द्वारा विरोध करने पर पति द्वारा महिला से मारपीट कर उनको घर से निकाल दिया गया और पति ने महिला को 3 तलाक दे दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।